नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साहित्य दर्पण का षष्ठम परिच्छेद, जो कि आपके VHU, JNU समेत सभी संस्कृत के विश्वविद्यालयों में MA के पाठ्यक्रम में एंट्रेंस एग्जाम में लगा हुआ है। और इसके अतिरिक्त आप यदि 25 कोड से नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो है, बहुत ही जरूरी। इसमें हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चलिए हम शुरू करते हैं षष्ठम परिच्छेद। सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ ने बताया कि ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्यत्वेन काव्यस्य भेदद्वयम् उक्त्वा। जिस प्रकार से हम पहले पढ़ चुके हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो काव्य के भेद होते हैं, ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य। इसके अतिरिक्त हम ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं दृश्य और श्रव्य जो काव्य के भेद होते हैं, उसमें भी मुख्यतः दृश्य काव्य को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दृश्य काव्य का जो विवेचन है बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। सबसे पहले बताया है कि दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधामतम। पुनः का अर्थ है कि फिर से हम काव्य के यानी ध्वनि और गुणीभूत करने के बाद में दृश्य और श्रव्य के भेद से भी हम काव्य को दो प्रकार से बांटते हैं। दृश्यम तत्राभिनयम, अभिनय को ही दृश्य काव्य कहा गया है। अभिनय किसको बोलते हैं तो आगे बता रहे हैं, रूपक संज्ञाम हेतुम आहा। उसको हमने रूपक की संज्ञा दी है। रूपक किसको बोलते हैं तो आरोपातु रूपकम। आरोप हम जहां पर करते हैं तो उसको रूपक कहा जाता है। आरोप का मतलब क्या होता है तो बोल रहे हैं दृश्यम काव्यम नटे रामादि स्वरूपाद आरोपकम रूप आरोपाद रूपकम इति उच्यते। यानी कि जहाँ हम नाटक देखते हैं या नाटक का मंचन करते हैं तो हमें जो रामादि का स्वरूप, जो जिस प्रकार से हम किसी एक पात्र विशेष को राम का अभिनय करने के लिए बोलते हैं या राम के अभिनय के लिए हम उस पात्र में राम का आरोप करते हैं, और उस आरोप के बाद में वह जो व्यक्ति है वह पात्र मंच पर जाकर के राम का अभिनय करता है। राम के जैसे वस्त्र, राम के जैसे वेशभूषा और राम के जो वाक्य हैं वह जब वो बोलता है तो हम उसमें राम का रूप देखते हैं और उसको प्रणाम करते हैं। यानी कि हमें उसके अंतर्गत राम ही नजर आते हैं, हम उसको राम ही समझते हैं और राम के ही भगवान को ही हम उसको मानते हैं, उस पात्र को। तो यही रूपक कहलाता है। इसी आरोप को ही रूपक कहा जाता है। अब अभिनय क्या है तो बोल रहे हैं कहा सह अभिनयः। तो भवेद अभिनयो अवस्थानुकारः स चतुर्विधः आंगिको वाचिकश्चैवम् आहार्यः सात्विकस्तथा। सबसे पहले अभिनय किसको कहा जाता है तो अवस्थानुकारः। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कि अभिनयः कहा तो अवस्थानुकारः, अवस्थाओं का अनुकरण ही अभिनय कहलाता है। सह चतुर्विधा, वह जो अभिनय होता है वह 4 प्रकार का होता है। आंगिको वाचिकश्चैवम् आहार्य सात्विकस्तथा, यानी आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। यह भी आपको याद रखना है, इससे भी संबंधित प्रश्न आता है कि अभिनय का प्रकार कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे या इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा अभिनय का प्रकार है। इस प्रकार से इसका प्रश्न बनता है। आगे बोल रहे हैं कि वह अभिनय जो मैंने आपको बताया कि नटैहि अंगादि भी, नाटक में जो पात्र हैं उन जिसमें से नट होता है, सूत्रधार होते हैं, तो उनके द्वारा राम युधिष्ठिर आदि की अवस्थाओं का अनुकरण ही जो करते हैं उनको हम अभिनय बोलते हैं। अब जो हमने रूपक पढ़ा था कि रूपक यानी कि आरोप जिसको हम कहते हैं उसी आरोप को ही रूपक कहा जाता है। तो रूपक के भेद कितने हैं। सबसे पहले हम जो नाटक करते हैं, जो नाट्य हमें देखने को मिलता है, उसके कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से उनके लक्षण होते हैं, कौन सा उनमें रस होता है, यह सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं रूपक के भेद कौन कौन से हैं। तो नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समबकार, डिम, ईहामृग, अंक, बीथी और प्रहसन। इस प्रकार से 10 जो है रूपक के भेद कहे गए हैं। यह 10 भेद आपको याद होना चाहिए। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समबकार और डिम, ईहामृग, अंक, बीथी और प्रहसन। यह 10 भेद आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद बता रहे हैं कि नाटक के यानी रूपक के उपरूपक भी कुछ होते हैं जो कि 18 हैं। वह कौन कौन से हैं तो नाटिका, त्रोटकम, गोष्ठी, सट्टकम, नाट्यरासकम, प्रस्थान, उल्लाप, काव्य, प्रेंखणम, रासकम, संलापकम, श्री गदितम, शिल्पकम, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लीशो और भाणी के तीचा। इस प्रकार से 18 प्राहु रूपकाणी मनीषिणः बिना विशेषम सर्वेशम लक्ष्म नाटक मनमतम। यानी कि जो हमने रूपक के भेद पढ़े हैं उसके अंतर्गत ही जो उनमें बातें होती हैं वही बातें हमें इन
अनुकूल रूपकों में भी देखने को मिलती हैं। यही कहा है बिना विशेषम सर्वेषाम लक्ष्मी नाटक मनवतम। अब समझ रहे हैं हम कि नाटक जो होता है वह किस प्रकार से होता है, क्या उसमें विशेषताएं होती हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। सबसे पहले है नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंच संधि समन्वितम। जो नाटक होता है वह ख्यात वृत्त होना चाहिए, यानी इतिहास की कथा, उसमें जो इतिहास वृत्त यानी कि कोई इतिहास की कथा उसमें होनी चाहिए, जो कि प्रसिद्ध कथा हो वह होना चाहिए। यहाँ पर कभी कल्पित कथा नहीं होगी। उसके बाद जो नाटक होता है वह पंच संधि समन्वितम, यानी कि जो 5 संधियाँ होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा उपसंहृति, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, यह पांचों संधियों से समन्वित होता है। विलासर्ध्यादि गुणवद युक्तम नाना विभूति विहि, यानी कि विलास, अभ्युदय, प्रिय प्राप्ति आदि जो गुण होते हैं, इन गुणों से युक्त होना चाहिए। जो नाना विभूतियों से युक्त हो, अर्थात बड़े बड़े नायक के कार्य सहायक हों। जिस प्रकार से राम के सुग्रीव तथा युधिष्ठिर के भीमसेन आदि जो सहायक हुए हैं, उसी प्रकार से इसमें भी सहायक कार्य होने चाहिए। सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम, सुख और दुख, जैसे आप उत्तर रामचरितम नाटक देखेंगे तो उत्तर रामचरितम में आपको पहले सुख और बाद में दुख दिखता है। उसी प्रकार से बेणी संहार में युधिष्ठिर का पहले दुख और बाद में सुख दिखता है। उसी प्रकार से नाटक में सुख और दुख आना चाहिए। नाना रस निरंतरम, और अनेक रस यानी कि सभी रसों का बीच बीच में आना जाना, यानी कि कहीं श्रृंगार रस तो कहीं करुण रस तो कहीं वीर रस, इस प्रकार से नाटक में चलते रहना चाहिए। अंक कितने होने चाहिए? जो पंचाधिका दशपरास्तत्रांकाः परिकीर्तिताः। इससे संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा कि नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होना चाहिए। यह बात आप याद रख लीजिए, कम से कम 5 अंक और अधिक से अधिक 10 अंक नाटक में होते हैं। प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान। अब इसमें जो नायक होता है वह किस प्रकार से होना चाहिए, तो बता रहे हैं प्रख्यात वंशो राजर्षि, यानी कि इसमें प्रख्यात वंश से उत्पन्न, प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान, ऋषि के समान गुणों वाला, राज्याधिपति, धीरोदात्त अवस्था वाला राजा इसमें होता है। दिव्योथ दिव्या दिव्यो वा गुणवान नायको मतः। दिव्य परंतु मानव रूप में सुशोभित जो है, अथवा अदिव्य, दिव्य अथवा अदिव्य, यानी कि मर्त्यलोक में रहने वाला एवं विविध गुणों से जो युक्त होगा, गुणवान नायको मतः, इस प्रकार से नायक होना चाहिए। एक एव भवेद अंगी श्रृंगारो वीर एव वा। नाटक में याद रखना, या तो श्रृंगार रस या फिर वीर रस, दोनों में से ही एक रस जो है अंगी रस होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि उत्तर रामचरितम में तो करुण रस अंगी है, तो हाँ, वह इसलिए है क्योंकि भवभूति ने करुण रस के लिए अलग से अपना करुण रस को उन्होंने अंगी रस मान करके नाटक लिखा है, और वह प्रसिद्ध भी नाटक हुआ है क्योंकि वो उनकी अपनी कवि की शक्ति के कारण और कवि की प्रतिभा के कारण, इसलिए। लेकिन अधिकतर हमें नाटकों में श्रृंगार और वीर रस ही देखने को मिलते हैं, और यही नाटकों में रहना चाहिए। अंगमन्य रसाः सर्वे कार्यो निर्वहणेत भूतः, यानी कि अन्य रस जो है वह काव्य में उपसंहार, संधि में अद्भुत रस का निबंधन, यानी कि कहीं पर अंग के रूप में तो कहीं संधि के रूप में, इस प्रकार से अन्य रसों का भी आना जाना नाटक में होता रहना चाहिए। चत्वारः पंचवा मुख्याः कार्य व्यावृत पुरुषाः। इसमें मुख्य कार्यरत पुरुष 4 या 5 होते हैं। और गोपुच्छाग्र समग्रम तु बंधनम तस्य कीर्तितम। गोपुच्छ के अग्रभाग के समान इसकी रचना करनी चाहिए, अर्थात जिस प्रकार गो की पूंछ में कुछ बाल छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, उसी प्रकार नाटक में कुछ कार्यों को मुख संधि में बता दिया जाए, कुछ कार्यों को प्रतिमुख संधि में बता दिया जाए। इस प्रकार से नाटक की रचना करनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं, प्रत्यक्ष नेत्री चरितो रस भाव समुज्ज्वलः भवेद गूढ़ शब्दार्थः क्षुद्र चूर्णक संयुतः। प्रत्यक्ष नेत्री चरितो, यानी नेता का जो चरित्र है प्रत्यक्ष होना चाहिए, हमें प्रत्यक्ष देखने को मिलना चाहिए। रस एवं भाव से अभिव्यंजन सौंदर्य स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी रस भाव आदि हमें देखने को मिल रहा चाहिए वह स्पष्ट हमें सामने देखना चाहिए। भवेद अगूढ़ शब्दार्थः, यानी कि अगूढ़ यानी कि ऐसे शब्द होना चाहिए जो हमें अनायास बोध्य हों, यानी कि हम उनको समझ सकें, उनकी वार्तालाप को समझ सकें। क्षुद्र चूर्णक संयुतः, अल्प समास वाले गद्य से युक्त होना चाहिए। विच्छिन्न अवान्तरैकार्थः किंचित संलग्न बिंदु कहा, यानी कि जो है बिंदु अवान्तर आंतरिक अर्थ, यानी कि जो हम जो नाटक को जब हम देखते हैं तो जो उसकी कहानी होती है, जो वृत्त होता है, वह किस प्रकार से समाप्त होना चाहिए, तो यह बिंदु से संलग्न रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने अंतिम जो है कि बीच में अंक को समाप्त किया तो हमें पता पड़ जाए कि नहीं ये तो नाटक ही समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह बिंदुओं से जुड़ा होना चाहिए, और अंतिम जब आप अंक की रचना करेंगे तो वहाँ पर
तो वो अलग रहेगा, यानी कि उपसंहार तो आप वहाँ पर बताएंगे ही, इसलिए इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। युक्तो न बहुभिकारी बीज संहृति मात्र च नाना विधान संयुक्तो नाति प्रचुर पद्यवान आवश्यकानाम कार्याणाम अभिरोधाद विनिर्मितः। इस प्रकार से यानी कि जिसमें अनेक अनेक घटना चक्र हों। युक्तो न बहुभिकारी बीज संहृति मात्र च, हर कहीं आपको इसमें बीच बीच में ये सारी चीज़ें नहीं दिखाना है। नाना विधान संयुक्तो नाति प्रचुर पद्यवान, ये यानी कि इसमें अधिक प्रकार की जो है कि आपको विधान करना चाहिए। नाति अति प्रचुर पद्यवान, यानी कि अत्यधिक इसमें पद्य नहीं होना चाहिए, अत्यधिक गद्य भी नहीं होना चाहिए, यानी थोड़े गद्य थोड़े पद्य। इस प्रकार से आवश्यकानाम कार्याणाम अभिरोधाद विनिर्मितः, आवश्यक कार्यों को जो है आप इसमें बता सकते हैं। आवश्यक कार्य को ही आपको इसमें बताना है और पूरे कार्यों को इसमें साथ में लेकर के आपको नहीं चलना है। ना अनेक दिन निवर्त्य, जिसमें कई दिन तक चलने वाली कथा की रचना ना हो। ना निवर्त्य कथया संप्रयोजितः, अधिक दिनों तक चलने वाली कथा की रचना नहीं होना चाहिए, जिसमें नायक चरित्र के साक्षात उपस्थित ना होने पर भी यत्र तत्र ना, क्या लिखा है, आसन्न नायक पात्र स्त्री चित्रों तथा, यानी कि नायक यदि आपका जो है कि प्रत्यक्ष सामने नहीं भी आ रहा है हर बार, तो इधर उधर से अभिव्यंजित रूप से उसको विराजमान होना चाहिए। और जो पात्र हो वह त्रिचतुरई तथा 3 या 4 जो है कि वह पात्र उसमें हमेशा आपके मंच पर सामने रहते रहना चाहिए। जिसमें अब वही बता रहे हैं कि क्या क्या नाटक में निषेध है, तो बता रहे हैं दूरः वानम बुधो युद्धम राज देशादि विप्लवः विवाहो भोजनम शापोत्सर्गो मृत्युरतम, तथा दूर से बुलाना, बध करना, युद्ध करना, राजदेश आदि विप्लव, यानी कि राजदेश आदि का विप्लव यानी उपद्रव, विवाह, भोजन, शाप देना, उत्सर्ग यानी मलमूत्र त्याग करना, मृत्यु, रति क्रीड़ा, तथा दंतच्छेद्यम, नखच्छेद्यम, अन्यद ब्रीडाकरम यानी लज्जाजनक जो कार्य हैं वह, और विषय यानी कि शयन, शयन के बाद अधरपान, और नगर आदि का अवरोधन, दुर्ग आदि का घेराव, यह कार्य नाटक में वर्जित हैं। इसके अलावा और क्या क्या वर्जित है, तो स्नान, अनुलेपन यानी कि जो लेपन करते हैं तेल हल्दी का, वह चा एभिर वर्जितो नाति विस्तराः, इनका जो है कि ध्यान रखना चाहिए, इनका वर्णन नहीं करना चाहिए। और यदि करना है तो अति विस्तार से नहीं, थोड़े से साइड में व्यंग्य के द्वारा करके बता देना चाहिए। जिस प्रकार से विज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है तो वह विष्कंभक के द्वारा दिखलाया गया है, इसलिए यह दोष नहीं माना जाता है। अब बता रहे हैं देवी परिजनादीनाम अमात्यवर्ण्यामपि प्रत्यक्ष चित्रचरितैर युक्तो भाव रसोद्भवैः, किस प्रकार से इसमें पटर रानी का देवी परिजनादीनम अमात्य वर्ण्यामपि, जिसमें पटरानी और उनके अनुचर मंत्री व्यापारियों के हाव भाव आदि रस से ओतप्रोत विचित्र चरित्रों से अन्य यानी कि अन्य बड़े यानी व्यापारी प्रत्यक्ष चित्र चरित्र युक्तो भाव रसोद्भव ही, यानी कि अन्य अन्य रसों से उद्भाव इन सब की चरित्र जो है वह बताना चाहिए। इसके बाद अंक की यहाँ पर इन्होंने परिभाषा दी है, अंत निष्कांत निकले पात्रों का इति कीर्तितः, किसको, सभी पात्रों का रंगमंच से निकलना। अंत निष्कांत यानी कि जब निष्कांत होगा तो सभी पात्र जो है बाद में वहाँ से अंक के बाद में निकल जाते हैं। निकलने के बाद में रंगमंच से निकलने के बाद में बीज एवं फल का समावेश जहाँ पर होता है, अंको द प्रविष्टो रंग द्वार मुखादिमान अंको पराश्रव गर्भांक सभी जहाँ फलवानपी। इस प्रकार से जो है हम गर्भांक इसका करते हैं, अंक जब चालू होता है उस अंक के प्रविष्ट में उस गर्भांक को यानी बीज सहित जो कथा हम नाटक में बता रहे होते हैं उसी को अंक कहा। जो हम जो है नाटक के अन्य यानी कि रूपक के जो अन्य भेद हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला नाटक हमने समझ लिया है। नाटक के बाद हमारे पास जो दूसरा भेद है वह क्या है, वह प्रकरण है। और प्रकरणम में जो है कि 10 अंक होते हैं जो कि आप जानते हैं और यह प्रसिद्ध है। 10 अंक जहाँ पर होंगे वह प्रकरण कहलाता है। धीर प्रशांत जो है इसका नायक होता है। लौकिक तथा कल्पित इसकी कथा होती है, आपको याद रखना है, लौकिक और तथा कल्पित कथा होती है। श्रृंगार रस इसका अंगी रस होता है और इसमें विशेष यानी मंत्री वैश्य ब्राह्मण आयक नायक आदि इसमें जो है विशेष इसमें होते हैं। और मृच्छकटिकम जो है उसका उदाहरण प्रसिद्ध उदाहरण है। किसका उदाहरण है मृच्छकटिकम, यह आपका प्रकरणम का उदाहरण है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो रूपक का भेद है वह भाण आता है। भाण में 1 अंक होता है और बिट इसका जो नायक होता है। कवि कल्पित जो इसमें कथा होती है वह कैसी होती है, कवि कल्पित होती है। वीर और श्रृंगार रस इसमें अंगी रस होते हैं। धूर्तों के चरित्रों से युक्त होता है यह। और लीला मधुरकम जो है इसका बहुत अच्छा उदाहरण है।
भाण का जो उदाहरण है वह क्या है, लीला मधुरकम, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा चौथे नंबर पर जो रूपक का भेद है वह व्यायोग है। व्यायोग में 1 अंक होता है। धीरोदात्त इसका नायक होता है। इतिहास प्रसिद्ध इसकी कथा होती है। याद रखना, श्रृंगार, हास्य, शांत के अतिरिक्त और अन्य भी रस इसमें जो होते हैं वह अंगी रस माने जाते हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का आधिक्य व्यायोग में होता है, यह बात आपको याद रखना है। और व्यायोग का बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने है, तो वह क्या है, सौगंधिका हरिणम, जो कि आपको याद रखना है। 5वें नंबर पर आपका जो रूपक का भेद आता है वह समवकार आता है। 3 अंक इसमें होते हैं। देवता और मानव इसमें नायक होते हैं, या देवता या मानव कोई भी एक हो सकता है। इतिहास प्रसिद्ध या फिर इतिहास पुराणादि की कथा होगी, या फिर कोई प्रसिद्ध कथा इसमें होगी। और वीर रस जो है इसका अंगी रस होता है समवकार का। और आपको इसमें एक विशेष बात याद रखनी है कि गायत्री और उष्णिक आदि जो कि वैदिक छंद होते हैं, इसमें लौकिक छंदों का नहीं अथवा वैदिक छंदों का इसमें प्रयोग होता है, जो कि समवकार कहलाता है। और इसका प्रसिद्ध उदाहरण है समुद्र मंथनम, यह आपको याद रखना है। 6वें नंबर पर हम चलते हैं, तो डिम जो है यह एक रूपक का 6वें नंबर का भेद है। 4 अंक इसमें होते हैं। 16 विविध, यानी कि 16 इसमें जो नायक अथवा विविध प्रकार के नायक इसमें हो सकते हैं। इसकी जो कहानी वह इतिहास प्रसिद्ध होती है। रौद्र रस इसमें अंगी रस होता है। माया, इंद्रजाल आदि से यह युक्त होता है। और त्रिपुरदाह जो है इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे सामने। त्रिपुरदाह किसका उदाहरण है? त्रिपुरदाह ये डिम का उदाहरण है। 7वें नंबर पर हमारे सामने जो है वह क्या है, 7वें नंबर पर ईहा मृग है हमारे सामने। इसमें 4 या 1 अंक होता है। 1 या 6 इसमें नायक होंगे। इसके बाद इतिहास व कल्पित कथा इसमें होती है। श्रृंगार इसका अंगी रस होता है। और दिव्य नायिका, हेतु कला इसमें आदि आदि वर्णन होते हैं। कुसुम, शेखर, विजय आदि जो इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। इसी प्रकार से हम चलते हैं, तो जो अंक होता है, यानी कि 8वें नंबर पर जो रूपक का भेद है आपका, वह इसका नाम क्या है, अंक है। और उसमें 1 ही अंक होता है। साधारण नायक होता है। इतिहास प्रसिद्ध कथा होती है। अंगी रस, करुण रस है इसका। स्त्री विलाप का अधिक इसमें होता है। और शर्मिष्ठा याति की कथा जो है इसमें एक इसका उदाहरण है, 1 अंक का जो शर्मिष्ठा याति की कथा। इसके बाद हम देखते हैं बीथी जो है यह 9वें नंबर पर रूपक का भेद है। 1 अंक इसमें होता है। साधारण नायक इसमें होता है। और कवि कल्पित जो है यह होता है। और श्रृंगार रस इसका अंगी रस होता है। इसमें 13 अंक होते हैं। मालविका जो है कि मालविका का इसमें उदाहरण हमारे सामने है। इसके अलावा हम देखते हैं 10वें नंबर पर प्रहसन है। प्रहसन में 1 अंक होता है। निंदनीय पुरुष जो नायक होता है इसका, यह कथा कवि कल्पित होती है। हास्य रस इसका अंगी रस होता है। भाण जो है इसका क्या होता है, भाण जो है कि इसका उदाहरण भाण के सम, यानी कि भाण के जैसा, या प्रहसन भी भाण के जैसा होता है। वह है कंदर्प केली जो है इसकी कथा हमें देखने को मिलती है, कंदर्प केली के रूप में। इस प्रकार से साथियों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होगा, बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो आप इसको देखें और देखने के बाद अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, जो भी तैयारी कर रहे हैं JNU, BHU और अन्य एंट्रेंस एग्जाम की जो भी संस्कृत विश्वविद्यालय में होते हैं, उन सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है। जैसे कि मृच्छकटिकम प्रकरण का उदाहरण है, लीला मधुरकम भांड का उदाहरण है, सौगंधिका हरिणम व्यायोग का उदाहरण है, समुद्र मंथनम समवकार का उदाहरण है। इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। आप इनको याद कर लीजिए और अपने मित्रों को बताइए। यदि कोई भी समस्या आपको आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए साथियों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।